नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड, द जर्मन थिंकर इमैनुअल कांट। उसके बाद वी विल सी द नेचर ऑफ एनलाइटनमेंट अक्रॉस यूरोप। क्या अलग अलग रीजन्स में व्हाट वाज द नेचर ऑफ एनलाइटनमेंट, व्हाट वाज द attitude of the thinkers in those regions, what were their thoughts, and then we will talk about a little bit on the the good and the limitations of enlightenment. So what were some of the key changes that enlightenment brought to Europe, and what were its limitations, and that is how we will conclude our discussion on enlightenment, जिसे प्रबोधन भी कहा जाता है हिंदी में। और after this episode we will then move on to how enlightenment thought impacted the rest of the world. तो चलिए आज शुरू करते हैं इमैनुअल कांट से। सो इमैनुअल कांट भी उसी समय एक्टिव थे इन द करंट रीजन ऑफ विच इज़ टुडेज जर्मनी, एंड इनका जो एम्फेसिस था, इन्होंने भी रैशनलिज्म पे काफ़ी एम्फेसिस दिया। इन्होंने कहा कि द एबिलिटी टू रीज़न, द एबिलिटी टू हैव रैशनल आर्ग्यूमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, और जो तर्क नहीं कर सकता वो फ्री नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। दूसरा इन्होंने एक बात कही, सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी। ये एक जो टर्म है ये इमैनुअल कांट ने ही बताई थी। इन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क समझ में नहीं आता, और कुछ ऐसे होते हैं जो तर्क समझना ही नहीं चाहते, एंड ही कॉल देम सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योर पीपल। और ही सेड लाइक दीज kind of people fall into the category of animals who are enslaved to the masters and they are completely devoid of freedom, क्योंकि इन्होंने खुद से अपने आप पर इन्होंने सेल्फ इम्पोजिशन कर लिया है कि ये तर्क से, ये रैशनलिज्म को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे। एंड देन one important part of Immanuel Kant's argument was that he was not a supporter of unrestricted freedom, अनियंत्रित स्वतंत्रता। जिस तरीके की स्वतंत्रता, जिस तरीके की फ्रीडम की बात जीन जॉक रूसो ने करी थी, जिसमें उन्होंने स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म के लेवल पे जिस तरीके की फ्रीडम की बात करी थी, वो बात कांट के आर्ग्यूमेंट में कांट नहीं करते हैं। कांट वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, एंड he emphasized on the restrictions on individual freedom by talking about two uses of rationalism. उन्होंने कहा कि तर्कवाद जो रैशनलिज्म है, इसका एक पर्सनल यूज़ हो सकता है और एक कम्युनल यूज़ हो सकता है, एक सामाजिक यूज़ हो सकता है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जब एक इंटेलेक्चुअल के रूप में इफ़ यू आर गोइंग टू सम काइंड ऑफ डिबेट और डिस्कशन, आपको एक इंटेलेक्चुअल के तरीके से उस जगह पर बुलाया गया है, तो जब आप अपने रैशनल के बेसिस पे, अपने आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने थॉट्स को रखते हैं, तो उसका एक कम्युनल यूज़ हो रहा है, उससे कम्युनिटी को हेल्प हो रही है और इससे इंडिविजुअल फ्रीडम को बढ़ावा मिलेगा। दिस इंक्रीजेज द इंडिविजुअल फ्रीडम। But at the same time, let's say you are also someone who is in a, let's say, government job, in some higher official position, and now if you use this same rationalism to put question marks on some of the orders that have come from your higher officials, now you are using this same rationalism for in terms of individual freedom। ये आप अपने individual rationalism, personal use कर रहे हैं इस rationalism का, और इससे individual freedom restrict हो जाती है ना। सो एक दो तरीके के यूज़ ऑफ रैशनलिज्म बताया। एक ऐसा यूज़ जिससे समाज में थॉट आगे बढ़ता है, जिससे फ्रीडम इंक्रीज होती है,
और दूसरा ऐसा जिसमें आप खुद अपना रैशनलिज्म लगा के जो आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं या जो आपको बात कही गई है उस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ रैशनलिज्म रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। सो इस तरीके से उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम को अपोज किया। सेकेंड पॉइंट, ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो पहली बात जो हमने डिस्कस करी वो था एम्फेसिस ऑन रैशनलिज्म एंड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैशनलिज्म जो हमने डिस्कस किया। द सेकेंड पार्ट इज इस ज़माने में एनलाइटनमेंट थॉट या एनलाइटनमेंट के टाइम पे दो तरीके के थिंकर्स डेवलप हो गए थे। एक था जो हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, जो विच हु एम्फेसाइज्ड ऑन रैशनल थॉट लाइक डेकार्टे, न्यूटन, ये सब रैशनलिज्म पे बहुत एम्फेसिस डालते थे। और दूसरे जो थिंकर्स थे वो एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद, मतलब उनका कहना पड़ता था कि हमें सच्चाई अनुभव से ही पता चल सकती है, एक्सपीरियंस से ही पता चल सकती है। एंड इमैनुअल कांट जो थे, हिज philosophy, his thought shows a tandem between एक्सपीरियंशियलिज्म या एम्पिरिसिज्म जो हमने कहा और रैशनलिज्म। इसमें एक टैंडम है, इसमें उन्होंने इसका एक अच्छा समन्वय देखने को मिलता है इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में। एंड तीसरा जो एक हमें जो एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है जीन जॉक रूसो के साथ in Immanuel Kant's philosophy was his idea of moral freedom। और इन्होंने क्या कहा कि जब आपका एंड गोल मोरालिटी है तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने हिसाब से उसको अचीव कर सकते हो। बट अगर आपका एंड फुलफिलमेंट ऑफ सेंसिबल डिजायर्स हो गया, है ना, और यही बात रूसो ने भी कही थी कि मैन जो है वो अनकरप्ट बॉर्न होता है, बट हम ये थॉट, ये रैशनलिज्म ऐसा सब करके उसको करप्ट कर देते हैं। तो उसी टाइप की आर्ग्यूमेंट जो है इमैनुअल कांट ने भी कही कि जब अगर हमारा एंड मोरालिटी है तो वी कैन ईजिली अचीव इट थ्रू रैशनल अप्रोच, बट अगर हमारा एंड इज द अचीवमेंट ऑफ सेंसिबल डिजायर्स तो हमारी मोरालिटी करप्ट हो जाती है। चौथा, इमैनुअल कांट वॉज अ सपोर्टर ऑफ रिपब्लिक एंड रिपब्लिकनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने मोनार्की, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उसको इन्होंने भी अपोज किया और इन्होंने कहा कि जो शासक होना चाहिए वो निर्वाचित होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय पीपल। बट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर मैं आपको रिपब्लिक का मतलब समझाता हूँ, जब एक इलेक्टेड शासक होता है तो वो जगह रिपब्लिक कहलाती है ना। और जब हम तो अब ये इलेक्टेड शासक तो लिमिटेड सफरेज से भी हो सकता है। लिमिटेड सफरेज का मतलब क्या है कि सोसाइटी के कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो वो रिपब्लिक तो है पर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। जब डेमोक्रेसी हो जाता है तो सारे लोग, यूनिवर्सल सफरेज हो जाते हैं, सारे लोग वोट कर सकते हैं। तो जैसे अब इंडिया जैसे एक कंट्री है तो ये डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ निर्वाचन के माध्यम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया जाता है और इसमें सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार है, इसलिए ये एक डेमोक्रेसी भी है। तो इमैनुअल कांट ने रिपब्लिकनिज्म का सपोर्ट किया, इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को अपोज किया, बट इन्होंने भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। इनका भी आइडिया डेमोक्रेसी नहीं था, जैसा कि रूसो ने बताया था। तो फिर से एक और बार कहना चाहूँगा कि रूसो का जो आइडिया था वो अपने समय से बहुत आगे, बहुत रैडिकल था। फिफ्थ, अब इनकी जो रिपब्लिकनिज्म जो वैल्यूज़ थी, जो इमैनुअल कांट ने एम्फेसाइज किया, इन्होंने रिपब्लिकन वैल्यूज़ बेस्ड फॉरेन पॉलिसी पे एम्फेसिस डाला। इनका मतलब कहने का क्या था कि अगर दुनिया में कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जो रिपब्लिकन आइडियाज़ से फॉर्म हो रही है, जो रिपब्लिकन सिस्टम से फॉर्म हो रही हो, तो वर्ल्ड में वॉर्स और जितने कॉन्फ्लिक्ट्स है वो नहीं होंगे। बट ऑफ कोर्स ये ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म करना तो प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था उस समय, तो इसलिए इन्होंने ही सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर रिपब्लिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैविंग म्यूचुअल अलायंस बिटवीन देम।
और ऐसा कहा जाता है कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उस पे कांट की इस थॉट का, फिलॉसफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और इसलिए अमेरिका ने एक कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस भी फॉर्म करने की कोशिश करी, और जिसमें उन्होंने इंडिया को लाने का बहुत कोशिश करते रहे अंटिल 2000, जब इंडिया पे 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, तो अल्टीमेटली इन द ईयर 2000 इंडिया डिसाइडेड टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो ये उसी फिलॉसफी से, ये जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है ये उसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड अप्रोच है। तो लेट्स वापस से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इमैनुअल कांट के जो 3, 4, 5 मेजर चीज़ें हमने सुनी अभी। एक रैशनलिज्म पे बल, रैशनलिज्म पे एम्फेसिस, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैशनलिज्म नॉट बेस्ड ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, ही वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। दूसरा, टैंडम बिटवीन एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म, अनुभववाद और बुद्धिवाद के बीच में समन्वय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, ही वॉज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ मॉरल फ्रीडम, तो उनकी फिलॉसफी में मॉरल फ्रीडम को, सपोर्टिव ऑफ मॉरल फ्रीडम थ्रू रैशनलिज्म। फोर्थ, रिपब्लिकनिज्म के सपोर्टर, एंड फाइनली ही टॉक्ड अबाउट अ फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन रिपब्लिकन वैल्यूज। तो ये हुआ इमैनुअल कांट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि देखिए होता क्या है ना, कि जब भी हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, आप कहीं पे भी एनलाइटनमेंट सुनेंगे तो 2-3 मेजर वर्ड्स बहुत जल्दी उठ के सामने आ जाते हैं। रैशनलिज्म, साइंटिफिक थॉट, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सब चीज़ें एकदम से लगने लगती है कि यही थी एनलाइटनमेंट, यही थे मेजर आइडियाज। बट इससे ऐसा फील होने लगता है कि एनलाइटनमेंट एक बहुत सिंगुलर फिलॉसफी थी, एक सिंगुलर थॉट टाइप में था, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं थी। पर ऐसा है नहीं, और क्यों नहीं है इसको हम देखेंगे। तो एक तो सबसे पहले समझना चाहिए कि एनलाइटनमेंट अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी अलग अलग नेचर था उसका, और विद इन वन पार्ट ऑफ यूरोप, मतलब जैसे अगर आप फ्रांस देखेंगे या ब्रिटेन देखेंगे या जर्मनी देखेंगे तो उसमें भी जो थिंकर्स थे उनमें भी हम ऑपोजिट थॉट्स देखने को हमें मिलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे एक तरफ रैशनैलिटी की बात हो रही है, दूसरी तरफ फीलिंग्स और इमोशंस और सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, दूसरी एक तरफ थॉट्स पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, दूसरी तरफ फेथ पे एम्फेसिस डाला जा रहा है। और हमको लगता है कि एनलाइटनमेंट के आते से ही रिलीजन का तो एकदम काम खराब ही हो गया, रिलीजन एकदम पीछे चला गया। ऐसा नहीं था। देयर वर थिंकर्स, देयर वाज ऑल्सो अ थॉट, देयर वर थिंकर्स हु बिलीव्ड इन डीइज्म। डीईटी जो वर्ड होता है उससे ये वर्ड आ रहा है डीइज्म, और डीइज्म वाले जो थिंकर्स थे वो क्या बोलते थे कि देयर इज अ गॉड हु डज नॉट इंटरवीन आफ्टर क्रिएटिंग द वर्ल्ड, है ना। तो ऐसा नहीं था कि गॉड के एग्जिस्टेंस को एकदम नकार दिया था एनलाइटनमेंट के दौरान। कुछ थिंकर्स थे जो अभी भी ये सोच रहे, तो वही कह रहा हूं, रैशनैलिटी और इमोशंस भी थे, थॉट भी था, फेथ भी थी, रैशनलिज्म बुद्धिवाद भी था, एम्पिरिसिज्म भी था, अनुभववाद भी था। एक तरफ साइंटिफिक मेथड की बात भी हो रही थी, दूसरी तरफ सोशल वर्च्यूज की भी बात हो रही थी। सिमिलरली एनलाइटनमेंट के अलग अलग नाम भी थे। इटली में इट वॉज कॉल्ड एल्यूसिमो, ब्रिटेन में न्यूमरिस, जर्मनी में आफ्क्लांग, राइट। तो ये सारा हमको इसलिए समझने की जरूरत है कि हमें ऐसा न लगने लगे कि एनलाइटनमेंट में लेवल ऑफ डाइवर्सिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, एज आई सेड, डिस्प्ले डिफरेंट नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में जो थॉट चला, फ्रांस एक्चुअली डोमिनेटेड एनलाइटनमेंट एरा बिकॉज यहां से बहुत सारे थिंकर्स आए, राइट। और यहाँ के थिंकर्स हैड अ स्टॉन्च एटीट्यूड, स्टॉन्च ऑपोजिशन टूवर्ड्स मोनार्की एंड चर्च, एंड दे फोकस्ड ऑन सेक्युलरिज्म। अब आपको लगेगा सर सेक्युलरिज्म जो आज आप समझते हैं धर्मनिरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, ये वो सेक्युलरिज्म नहीं है। ये सेक्युलरिज्म सिर्फ सेक्युलरिज्म बिटवीन प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स या कैल्विनिस्ट या यूजनॉट्स उनके बारे में, मतलब ये है सभी लोग क्रिश्चियंस ही, उसका सेक्युलरिज्म
को उन्होंने सपोर्ट किया। ये लोग ऐसे सपोर्टर नहीं थे कि इस्लाम के लोग भी आकर यहाँ यूरोप में रह सकते हैं। दे वर नॉट सपोर्टिंग ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। विद इन क्रिश्चियनिटी जो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स थे, उनके लोग साथ में एक साथ रह सके, इसको ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो सेक्युलरिज्म को भी सपोर्ट कर रहे थे इस तरीके से। एट द सेम टाइम उधर जर्मन थिंकर्स थे, दे अडॉप्टेड अ स्लाइटली अकोमोडेटिव स्टांस टुवर्ड्स रिलीजन। और उसका एक रीजन ये भी था कि जो जर्मनी का जो एरिया था वो हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि होली रोमन एम्पायर हुआ करते थे, उनका रीजन था। तो वहां पे रिलीजन को लेकर इतना ज्यादा ऑपोजिशन नहीं देखने को मिलता है जितना हमने फ्रांस में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश थिंकर्स emphasized on social virtues as well. So scientific thought तो है ही, but social virtues की भी बात करी गई है। और फिर हमने देखा, जैसे रूसो के एग्जाम्पल में देखा कि डिफरेंट थिंकर्स ऑल्सो हैड डिफरेंट थॉट्स ड्यूरिंग दैट सेम टाइम, ऑपोजिट थॉट्स भी थे। तो ये पूरा मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से प्लीज मत समझिएगा कि एनलाइटनमेंट एक कोई सिंगुलर थॉट था या कोई सिंगुलर अप्रोच थी। उसमें भी हमको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब आते हैं हम एनलाइटनमेंट एज हार्बिंगर ऑफ मॉडर्निज्म। एनलाइटनमेंट से यूरोप में मॉडर्निज्म आया। और देखिए, ये मॉडर्निज्म एक वर्ड जो है, ये मतलब सो कॉल्ड मॉडर्निज्म है। आपने देखा होगा मेरी एक जो इंडिया पे एक सीरीज है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। अब वो लोग समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जा रहा है। तो मॉडर्न इंडिया का मतलब ये है कि हम उस समय कॉलोनाइज हुए, मतलब यूरोप मॉडर्न हो रहा था और हम कॉलोनाइज हो गए, एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया हुआ, इसलिए उसे मॉडर्न इंडिया कहा गया। इंडिया मॉडर्न हो गया ऐसा नहीं है वो उसका आइडिया। बहुत बार लोगों को लगता है कि अरे मॉडर्न इंडिया क्यों बोल रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस wave of modernism which was spreading in Europe through enlightenment also spread to the colonies which the European powers started making across the world. तो ये बात हमको बहुत समझनी चाहिए कि मॉडर्निज्म began in Europe and spread to the world because of colonialism. Now this so-called modernism emphasized on, what were the emphasis? Humanism, rationalism. And then it emphasized on the fact that political, social, economic and religious problems can be solved with scientific method. ये हमने पिछले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और इसी आइडिया को फिर आगे चल के मॉडर्निज्म कहा गया। तो क्या क्या चेंजेस हुए, क्या हुआ ये मॉडर्निज्म के चलते यूरोप में, क्या बदलाव आए? तो पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल पे देखते हैं तो एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज हुआ, रिलीजन को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, जो डॉगमा था, रिलीजियस डॉगमा था, उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिला। द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसका आइडिया स्ट्रॉन्ग होते गया विथ एवरी डेकेड एंड विथ एवरी सेंचुरी। ह्यूमन राइट्स की बातें होने लग गई, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस आने लग गया, और आगे चल के स्लेव ट्रेड का अबॉलिशन होगा इसी कारण से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब फोकस में आने लग गया। इंडिविजुअल फ्रीडम तो है ही फोकस में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पार्ट्स होने चाहिए, जनता का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों में अलग अलग डिफरेंट, इन तीनों को अलग अलग कैसे इंडिपेंडेंट रखा जाना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस होने लग गई। गणतंत्रवाद, रिपब्लिकनिज्म का आइडिया ऊपर उठ के आया, और आगे चल के डेमोक्रेसी का आइडिया भी स्ट्रांग होते गया। सो ये सारी चीज़ें यहाँ एनलाइटनमेंट थॉट से निकल के पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर्स को इम्पैक्ट करने लग गई। इकोनॉमिक साइड पे हम देखते हैं जो एडम स्मिथ का आइडिया था, जो उन्होंने एक इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करी, उन्होंने लाइसेंस फेयर की पॉलिसी को एम्फेसाइज करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी, एंड देन ब्रिटेन अडॉप्टेड 1846 में द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड के आइडिया से फिर कैपिटलिज्म को भी बहुत ज़्यादा पुश मिला, एंड इट ऑल्सो contributed to the development of capitalism. फिर जस्टिस सिस्टम में बहुत चेंजेस हुए, क्यों? क्योंकि आप फिर से समझेंगे कि ह्यूमन पे फोकस आना जैसे ही शुरू हुआ, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम पे जैसे ही फोकस आना शुरू हुआ, तो कैदियों को
रिफॉर्म की तरह से देखने जाने लगा कि हम जेल इनको भेज रहे हैं तो इनको हम वहां पे रिफॉर्म करेंगे। तो इस कारण से कैदियों के साथ थोड़ा सा नरम व्यवहार, मतलब इजी, उनकी जो सजा हुई वो पहले के मुकाबले इजी होने लग गई, क्योंकि उनको रिफॉर्म की तरह से देखा जाने लग गया। साइंटिफिक थॉट पे एम्फेसिस के कारण क्या हुआ, उसके कारण जो आगे का जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जितना आप देखेंगे आगे चल के यूरोप में बहुत ज़्यादा लोगों की लाइव्स में कंफर्ट आएगा, बहुत सारे आधुनिकरण आएगा, मॉडर्निज्म आएगा, ये साइंटिफिक थॉट पे जो एम्फेसिस था उसके कारण, विच वाज अगेन थ्रू एनलाइटनमेंट पीरियड। तो ये सब तो मॉडर्निज्म के कंट्रीब्यूशन, मॉडर्निज्म को इस तरीके से एनलाइटनमेंट का कंट्रीब्यूशन मिलता है। लिमिटेशंस क्या थे, इसके लिमिटेशंस भी देखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में हमको वो लिमिटेशंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम जो एक चीज देखते हैं, रूसो को छोड़ के कोई भी थिंकर ने थर्ड एस्टेट मतलब निम्न वर्ग के लोगों की बात नहीं कही, राइट? कोई लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ टाइप ऑफ लोग ही वोट कर सकते हैं। मिडिल क्लास चाहता है कि मोनार्क रहे, मिडिल क्लास चाहता है कि पावर उनके पास रहे। तो निम्न वर्गों के बारे में किसी ने भी इसमें फोकस नहीं किया, ये एक लिमिटेशन थी। दूसरा, द अप्रोच वाज वेरी पेट्रियार्कल, इसमें हमको रोल ऑफ विमेन नहीं देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आगे चल के विमेन एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ विमेन पे भी एम्फेसिस आना शुरू होगा आगे की सेंचुरीज में। तो इसलिए बहुत पेट्रियार्कल, पितृसत्तावादी जिसे कहते हैं, उस टाइप का अप्रोच हमें देखने को मिलता है। ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन, जैसे मैंने कहा, ये एनलाइटनमेंट हर जगह सिर्फ यूरोप में ही हो रहा था, है ना? मतलब एक जगह शादी की डोली उठ रही है और दूसरी जगह जनाजा चल रहा है, मतलब सिर्फ यूरोप में हो रहा था। क्योंकि जहां जहां कॉलोनियलिज्म हुआ वहां पर कुछ भी, कोई भी कॉलोनी में ये एनलाइटनमेंट इस तरीके से मॉडर्निज्म या अच्छी बातें या चेंजेस नहीं ला पाया। तो एक तरफ यूरोप अपने को तो बहुत आगे बढ़ा रहा था, बट दूसरी तरफ दुनिया भर जाके कॉलोनीज सेटअप कर रहा था और वहां एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, वहां अत्याचार भी शुरू हो गया था। और एक और जो लिमिटेशन है, विच इज नाउ वी कॉल्ड एज पोस्ट मॉडर्न एरा। और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या समझ में आया कि एनलाइटनमेंट ने तो क्या कह दिया था कि ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक मेथड कैन टेक यू टू द अल्टीमेट ट्रूथ। सत्य, इससे हम ह्यूमैनिटी पहुंच जाएगी, है ना, हो जाएगा अचीव। पर 20th सेंचुरी ने हमको क्या दिखाया? वी सॉ two world wars, rise of terrorism, rise of environment issues. So all of them made the claims of enlightenment seem to be a little hollow. तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि द आइडिया दैट इमर्ज्ड वाज कि भाई ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन अप्रोच टू ट्रूथ, है ना? पहली बात तो देयर इज नो एब्सोल्यूट सिंगल ट्रूथ इटसेल्फ, एंड देन देयर इज नो सिंगल अप्रोच टू ट्रूथ। सो इन्होंने भी डेफिनेशन को नहीं नकारा, बट इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म में एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन टू what enlightenment thought was about reaching the truth, उसकी एक alternate definition दे दी। तो ये एक बहुत, ये कुछ जो limitations हैं इनको भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। which is again lower classes का बिल्कुल involvement नहीं था, बहुत ज़्यादा patriarchal approach थी। It was only about Europe, not about the colonies which European countries started setting up across the world. And then postmodernism highlighted some of the hollowness in the promise, in the Enlightenment promises. आज का एपिसोड हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये थॉट्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैलेगा और उससे क्या होगा इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार क्विकली, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस करें हैं, तो क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। हमने शुरू किया इमैनुअल कांट से, हमने उनके बारे में थोड़ा सा रैशनलिज्म, बैलेंस ऑफ
एम्पिरिसिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, उनका आइडिया ऑफ मॉरल फ्रीडम एंड रिपब्लिकनिज्म, ये डिस्कस किया. उसके बाद हमने समझा कि एनलाइटनमेंट वाज नॉट लाइक अ सिंगुलर philosophy but it had a lot of diversity. Then we talked about the good things and the changes that enlightenment brought and how it made how it brought modernism to Europe, while also talking about some of its limitations. Thank you for listening. सुनने के लिए धन्यवाद. Until next time, जय हिंद.